नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई की यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं भारत की मृदाएं और उनकी समस्याओं के बारे में। साथ ही साथ हम उनके संरक्षण के बारे में भी जानेंगे कि किस प्रकार से भारतीय मृदाओं का संरक्षण किया जा सकता है ना। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने भारत की वनस्पतियों के बारे में डिटेल से जानकारी हासिल कर ली है। एनसीई आरटी का चैप्टर जो है वही हमने पूरा पूरा उसमें डिस्कशन कर लिया है, और थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा उसको किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो वो मैंने उसमें चीज़ें बता दी थी। जैसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आती है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो हमने इसमें डिस्कस कर लिया। 2021 की जो लेटेस्ट है वो हर दो दो साल में आती है, पर 2023 में भी आई नहीं है ना। तो ये भारत की मृदाएं हो जाएंगी। इसके बाद थोड़ा सा अपना पोर्शन बचने वाला है ज्योग्राफी का, तो एक या दो लेक्चर में ज्योग्राफी आपका अपनी खत्म हो जाएगी, है ना। प्रीलिम्स की दृष्टि से देखा जाए, जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो तो हम खत्म कर ही लेंगे। बाकी बात रही दूसरे सब्जेक्ट्स की, तो पॉलिटी अपना चल ही रहा है, और उसके बाद में हम देखेंगे आर्ट एंड कल्चर देख लेंगे, है ना। और फिर अपना खत्म हो जाएगा, और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी थोड़ा सा बचेगा। ठीक है, तो जितना हो पाएगा प्रीलिम्स से पहले उतना हम करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। देखो, मृदा क्या होती है, किस प्रकार से बनती है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, ये सब मैं यहाँ बताने नहीं बैठूंगा। अब आप कहोगे सर क्यों नहीं बताओगे, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में मैं सब बता चुका हूँ आपको अच्छे से, है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप जाइए, और वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में आप जाके सर्च करोगे या जाके प्ले लिस्ट में ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा सॉइल वाला पार्ट की, किस प्रकार के सॉइल जो है फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से कारक होते हैं उसमें, सारी चीजें उसमें मैंने बता रखा है उसमें, है ना। इसमें जैसे कि एक पेरेंट रॉक होती है, फिर उस रॉक की वजह, है ना, उसका अपर्दन होता है, और इस अपर्दन और क्षरण की प्रक्रिया के माध्यम से बाद में जाकर ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। फिर इसमें बहुत सारी और चीजें होती है, बायोटा यानी जो छोटे मोटे जीव होते हैं, कृंतक जिन्हें कह सकते हैं हम, वो सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समय इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार से मृदा का विकास हो पाता है, और मृदा जितनी गहरी होगी और जितनी उर्वर होगी वो उतने ही कृषि समृद्ध अर्थव्यवस्था के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण होती जाती है। अब इस चैप्टर का मेन उद्देश्य हमारा है कि भारत में मृदाओं का वर्गीकरण। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, माफ कीजिएगा, ICAR, ये है कहाँ, तो ये दिल्ली में, ये आप भी आपको याद रखना है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशन, फिर एजुकेशन आ गया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है, इसने बताया कि भाई हमारे भारत में 8 प्रकार की मुख्य मुख्य मृदाएं पाई जाती है, और छोटी मोटी 27 प्रकार की और मृदाएं पाई जाती है। तो हम ये 27 प्रकार की मृदाएं पढ़ने नहीं बैठेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, ये 8 प्रकार की मृदाएं ही पढ़ेंगे। अब आपको कि सर 8 ही क्यों पढ़ोगे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, और जो है आगे इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है साहब। सबसे पहली मृदा आ जाती है जलोढ़ मृदा। भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र पर पाई जाने वाली मृदा है जलोढ़ मृदा। 43%, लगभग 43.4% क्षेत्र पर पाई जाती है हमारे यहाँ जलोढ़ मृदा। और ये जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है, तो गंगा, जमुना, माफ कीजिएगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज का जो मैदान है भारत में, उन मैदानों में पाई जाती है जलोढ़ मृदा। जहां जहां मैदान होते हैं नदियों के, वहां वहां पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नर्मदा और तापी नदियां हैं, उनकी घाटियों में भी जलोढ़ मृदा पाई जाएगी, है ना। साथ ही साथ पश्चिम घाट और पूर्वी घाट के जो मैदान है, आगे पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान जो है, वहां पर भी ये जलोढ़ मृदा यहाँ पर पाई जाएगी। ये हल्की धूसर या भूसर कह सकते हो, हल्की धूसर से लेकर भस्मी धूसर तक कलर की ये होती है, रंग की होती है। बलुआ से लेकर गाद दोमट मिट्टी तक हो सकती है। आप भी सोचे, नदी वाले क्षेत्र में अगर आप रहते हैं या नदी के पास मैदानी क्षेत्र में आप गए हो, तो आपने देखा होगा कि नदी के आसपास किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। यानी उत्तर भारत में नॉर्मली आपने अपने खेतों में जो मृदा देखी होगी वो जलोढ़ मृदा ही है ना। ये देखो, खादर और बांगरे क्या होते हैं, मैंने सब बता दिया। तो ये खादर और बांगर दोनों प्रकार की ये हो सकती है। इस मृदा में देखो, पोटाश, चूना अच्छी खासी मात्रा में होता है, परंतु इसमें फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। आपको एक चीज पकड़ लेनी है कि अपने भारत की अधिकांश मृदाओं में ह्यूमस और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। अगर आपको याद ना हो, और अगर क्वेश्चन पूछ ले, तो आप तो समझना कि फास्फोरस और ह्यूमस, आंख बंद करके लगा देना कि भाई भारतीय मृदाओं में फास्फोरस और ह्यूमस की तो कमी ही है ना। अब देखो, जलोढ़ मृदा में क्या उगाए जाते हैं, तो उत्तर भारत में क्या उगाते हुए आप देखते हो, तो भाई चावल देखते हैं, गेहूं देखते हैं, गन्ना, कपास, तेल के बीज वगैरह, इस प्रकार की चीजें इसमें उगाई जाती हैं। ठीक है।
ये देखिए यहाँ पर मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया, अलग 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 प्रकार की मृदा बताई रखी है। यहाँ पर देखिए फॉरेस्ट सॉइल मतलब जो पर्वतीय आप इन्हें कह दो, या आप इन्हें कह सकते हो कि भाई जो अ, जंगली जो मृदाएं हैं, है ना, जंगली तो आप नहीं कहोगे, वनीय जो मृदाएं हैं वो है ब्लैक सॉइल से। तो ये देखिए ये यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, उत्तरी कर्नाटक वाले क्षेत्र में। एलुवियल मतलब जलोढ़ मृदाएं, देखिए ये पूरा ये जो मैदानी क्षेत्र है ना अपना, उसमें ये ब्रह्मपुत्र के मैदान में, गंगा के मैदान में, सतलज के मैदान में, इस प्रकार से मैदानों में ये हमारे यहाँ पाई जाती है। शुष्क मृदाएं कुछ होती है, कुछ लेटराइट मृदाएं होती हैं, कुछ लाल मृदाएं होती हैं। एक एक के बारे में जानकारी हासिल अभी हम करेंगे। हाँ जी, तो देखिए इस प्रकार की जो मृदाएं होती हैं आमतौर पर ये जो उत्तर भारत में हमें देखने को मिलेंगी, ये क्या है, तो ये जलोढ़ मृदाएं, जडोल नहीं जलोढ़ मृदाएं, है ना। अब देखें दूसरे सबसे बड़ी अगर हम देखें मृदा भारत में, तो जलोढ़ मृदा के बाद में आती है लाल मृदा। और ये लाल मृदा देखिए इस प्रकार की ये लाल मृदा पाई जाती है ना। तो जलोढ़ मृदा के बाद में दूसरी सबसे बड़ी मृदा जो है वो कौन सी पाई जाती है भारत में, तो वो पाई जाती है लाल मृदा। लगभग 18.6% क्षेत्र पर अपने यहाँ ये पाई जाती हैं। ये देखिए राजमहल की पहाड़ियां हैं छोटा नागपुर के पठार के पूर्व में, वहां से लेकर काठियावाड़ और कच्छ में ये पाई जाती है। तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक के क्षेत्र में हो गया, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है और राजस्थान के कुछ जिलों में ये पाई जाती है। सभी जिलों में लाल मृदा नहीं पाई जाती है, कहीं कहीं पर ये पाई जाती है। अब आप कहोगे सर ये लाल मृदा लाल क्यों होती है, तो इसमें फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है, यानी लोहे का अंश इसमें पाया जाता है, इसलिए ये लाल होती है। तो ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है कि लाल मृदा का लाल रंग होने का कारण क्या है, तो इसमें फेरिक ऑक्साइड मतलब लोहा ही तो है, तो लोहे का अंश पाया जाता है या फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए ये मृदा जो है लाल पाई जाती है। ये थोड़ा कहीं कहीं पे भूरी और थोड़ी हल्की पीली भी ये पाई जा सकती है। अब इस मृदा में देखो चूना, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ह्यूमस और पोटास की कमी होती है। यानी देखिए ह्यूमस की कमी, फॉस्फेट या फास्फोरस की कमी तो हमें भारत की हर मृदा में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। लीचिंग जो है वो इस समस्या, इस मृदा की बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है ना। लीचिंग हो जाती है। लीचिंग कहाँ होती है, जहां वर्षा अधिक होती है ना वहां पर लीचिंग होती है। जहां वर्षा अधिक होती है ना वहां पर ये निक्षालन होता है। निक्षालन का मतलब है ये पानी जो है इसके ऊपर जाएगा और ये धुल धुल के ये जो है वर्षा के पानी की वजह से ये धुल धुल कर मृदा जो है वो नीचे की तरफ आती जाएगी। इसकी वजह से इसका आपको कि पूरा फॉर्मेशन ही बदल जाता है, पूरा संगठन जो होता है मृदा का वो इसमें बदल जाता है। इस मृदा में क्या उगाया जाता है, तो भाई गेहूं उगाए जा सकते हैं, कपास उगाई जा सकती है, दलहन उगाए जा सकते हैं, तंबाकू, मिलेट है ना, मोटा अनाज जो होता है वो उगाया जा सकता है, तिलहन उगाया जा सकता है, आलू और कुछ फल भी उगाए जा सकते हैं लाल मृदा में। अब अगली मृदा आ जाती है अपने यहाँ लेटराइट मृदा। तो देखो लाल मृदा भी लाल होती है, भाई लाल मृदा तो लाल ही होगी, परंतु ये जो लेटराइट मृदा है ये भी लाल ही होती है ना। लगभग 3.7% भारत के क्षेत्र पर ये लेटराइट मृदा पाई जाती है। ये मुख्यतः उन पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाएगी या उन क्षेत्रों में पाई जाएगी जहां पर वर्षा अधिक होती है, और वहां पर क्या होता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है, या आपको हो कि जहां पर गर्मी ज्यादा होती है और साथ ही साथ बारिश भी ज्यादा होती है, वहां पर पाई जाती है लेटराइट मृदा। जैसे राजमहल की पहाड़ियां हो गया, सतपुड़ा हो गया, विंध्यन वाला क्षेत्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड। अब आप मुझे मत पूछना सर सतपुड़ा और विंध्यन का है, ये ऑलरेडी सब मैं पढ़ा चुका हूँ। अब तक तो ये सब आपके दिमाग में बस जाने चाहिए थे। जैसे मैं सतपुड़ा बोलूँ, विंध्यन बोलूँ, आपके दिमाग में खटाक से पिक्चर बननी चाहिए कि हाँ यहाँ पर विंध्यन है, सतपुड़ा यहाँ पर है, ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पर ये है, सब आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। कच्छ की पहाड़ियां हो गई, मेघालय की गारो पहाड़ियां हैं, है ना, तो गारो पहाड़ियां में, खासी पहाड़ियों में यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है ना, तो वहीं पर ये मृदा पाई जाती है। अब इस मृदा की समस्या क्या है कि इसमें अधिक बारिश होने की वजह से जो चूना वगैरह होता है वो सब इस मृदा में पाया जाने वाला तो उसका निक्षालन हो जाता है, यानी वो बह जाता है, लीचिंग हो जाती है, और इसमें लोहा और एल्यूमिनियम की मात्रा जो है वो ज्यादा रह जाती है, जिसकी वजह से अधिकांश फसलों के लिए ये मृदा जो है वो अनुपजाऊ हो जाती है। परंतु आप कहो तो इसमें काजू और टेपियोका इस प्रकार की खेती जो है यहाँ पर की जा सकती है इस लेटेराइट मृदा में। और अगर इस मृदा में अगर हम
उर्वरकों का इस्तेमाल कर लें तो हम चावल, रागी, गन्ना इस प्रकार की फसलें भी इसमें उगा सकते हैं। वहीं भाई इसमें नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम, चूना और जैविक पदार्थों की कमी होती है। जैविक पदार्थ मतलब भाई ह्यूमस, तो ह्यूमस की कमी तो देखना, और नाइट्रोजन वगैरह की कमी अपनी सारी मृदाओं में ही पाई जाती है ना। ठीक है सर, समझ गए। अब देखो यहाँ पर ये लेटराइट निकला है, लेटर शब्द से, जिसका अर्थ होता है ईंट, है ना। और ये भैया यहाँ पर क्या कर रहे थे, ये देखो, ये खोद रहे हैं इस लाल मृदा को, और ये क्या बना रहे हैं, यहाँ पर ये ईंटें बनाई जा रही है। तो इस लेटराइट मृदा की एक समस्या ये है कि यहाँ पर इसको खोद खोद के इसकी ईंटें बहुत बना ली जाती है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर इसकी समस्या है। ये वहां पाई जाती है जहां पर उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है। तो ऐसा यूपीएससी ने स्टेटमेंट पूछ लिया था कि लेटराइट मृदा कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, तो जहां पर उच्च तापमान और भारी वर्षा होगी। समझ पा रहे हैं आप। इसकी वजह से लीचिंग होता है। क्या होता है, लीचिंग यानी निक्षालन की प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से इसमें जो चूना और सिलिका होते हैं वो तो धुल धुल के चले जाते हैं, लीचिंग हो जाती है, और इसमें लोहा ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ही बच जाते हैं, है ना, जो कि अधिकांश फसलों के लिए लाभदायक ज्यादा नहीं है। और यहाँ पर जो उच्च तापमान है, तो उच्च तापमान में बैक्टीरिया बहुत जल्दी पैदा होते हैं, तो वहां पर बैक्टीरिया ज्यादा पैदा होने की वजह से जो थोड़ा बहुत ह्यूमस इसमें बचता भी है, उस ह्यूमस को वो तेजी से खा जाते हैं बैक्टीरिया, और ह्यूमस की इसमें कमी रह जाती है। आयरन ऑक्साइड और पोटास की इसमें अधिकता होती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की इसमें कमी होती है। ये लेटराइट मृदा जो है खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, परंतु अगर इसमें अगर उर्वरक वगैरह, खाद वगैरह डाल दे तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में लेटराइट मृदा का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, काजू। ये काजू को आप याद ही कर लेना, यूपीएससी ने एक बार इस काजू पे क्वेश्चन पूछ लिया था कि काजू जो है कौन सी मृदा में उगाया जा सकता है, तो इसमें उगाया जा सकता है, लेटराइट मृदा में। और इसका इस्तेमाल किया जाता है घरों के निर्माण के लिए, ईंट बनाने के लिए। भाई लेटराइट का मतलब ही, ये लेटर शब्द से निकला, जिसका मतलब ही ईंट है, तो ईंट बनाने के लिए इस्तेमाल इसका ज्यादा किया जाता है। कर्नाटक वाले क्षेत्र में मैंने ये देखा है, क्योंकि मैं रहा हूँ कर्नाटक में, तो वहां पर एक लाल प्रकार की ये लेटराइट मृदा है, इसका उपयोग ईंटों के रूप में इस्तेमाल होते हुए मैंने वहां पर बहुत देखा। अपने यहाँ जैसे उत्तर भारत में भट्टे ईंटों के बने होते हैं बहुत दूर दूर ऐसे, वहां पर मैं खेतों में लोग अपने भट्टे बना लेते हैं। मुझे लगता है कि अपने भाई मुझे अपने घर में बनाना है, ईंटें बनानी है, तो वो अपने घर में बना लेते होंगे, मुझे तो ऐसा लगा। वहां पर हर 2-4 खेतों में मैंने, थोड़ी थोड़ी दूर के खेतों में मैंने जो है वो ये ऐसी ईंटें बनाते हुए देखी है मैंने, है ना। प्रायद्वीपीय पठार के जो उच्च क्षेत्र है वहां पर ये पाया जाता है। कर्नाटक माफ कीजिएगा कर्नाटक, केरल हो गया, तमिलनाडु, इस प्रकार के क्षेत्रों में ये लेटराइट मृदा पाई जाती है। अब आगे कौन सी मृदा आएगी, देखो। लेटराइट मृदा के संबंध में ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था यूपीएससी ने कि लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वे साधारण लाल रंग की होती है, भाई सही बात है। वे नाइट्रोजन और पोटाश में समृद्ध होती है, अभी तो देखा कहाँ समृद्ध होती है, इनमें बिल्कुल नहीं होती है। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, तो बिल्कुल नहीं। लेटराइट मृदा तो उत्तर प्रदेश वगैरह में कहाँ थी, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में वह हुआ करती थी, जहां पर तापमान अधिक होता है, वर्षा अधिक होती है। क्या राजस्थान में वर्षा अधिक होती है, तो बिल्कुल नहीं। इसमें टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, तो बिल्कुल ठीक है ना। तो इसमें कौन से सही है, इसमें एक तो 1 सही है और एक 4 सही है। 1 और 4 किसमें, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। अब आप कहोगे सर ये तो बी होना चाहिए, पर ये उल्टा हो गया, इसका आंसर सी ही है ना। ठीक है, यूपीएससी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस प्रकार की चीजें आपको याद रखनी है। अब आ जाती है डेजर्ट सॉइल या मरुस्थलीय मृदा। लगभग 4% क्षेत्र में अपने देश में ये मृदाएं पाई जाती हैं, और मरुस्थलीय मृदा है तो ये कहाँ पाई जाएंगी, भाई मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान में है। अरावली का जो पश्चिम वाला क्षेत्र है वहां पर, उत्तरी गुजरात हो गया, सौराष्ट्र, कच्छ और हरियाणा का जो पश्चिम भाग है वहां पर ये मृदाएं हमें देखने को मिल जाती है ना। आपको सर ये क्या बना दिया, ये राजस्थान का मैप है, बस थोड़ा सा गंदा बन गया। यहाँ पर क्या है, अरावली पर्वतमाला। तो इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिम वाला जो क्षेत्र है ना, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर हरियाणा भी आ जाता है, ये राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र हो गया। एक बाद में इससे लगा हुआ नीचे गुजरात वाला क्षेत्र आ जाता है। यहाँ पर ये मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। ये मृदा कैसे होगी, तो बजरी नुमा और बलुई मृदा ये होती है। अगर आप कहीं राजस्थान गए हों, और राजस्थान में मरुस्थल वाले क्षेत्र में अगर आप कहीं गए हो, तो आपने देखा होगा कि इसके दाने थोड़े मोटे मोटे से होते हैं, इसके बजरी टाइप के, जो आपने शहरों में देखा होगा कि बजरी जो बनती है इस प्रकार के, थोड़े बजरी जितने मोटे नहीं, पर थोड़े हल्के मोटे मोटे दाने इसके होते हैं,
इस मृदा के, और ये बलुई मृदा होती है, यानी अगर आप इसमें बैठ भी जाओगे तो आपके कपड़े गंदे नहीं होने वाले हैं। इस मृदा में जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन भी कम है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसकी प्रतिशतता यहाँ पर पाई जाती है। आर्द्रता की क्योंकि यहाँ पर कमी है, नमी धारण करने की क्षमता इनमें बहुत कम होती है, क्यों? क्योंकि इनके दाने बड़े बड़े होते हैं ऐसे, तो जैसे पानी आप डालोगे ये सोख लेगी। कभी आप जाओ घूमने वगैरह, अगर आप राजस्थान से संबंध रखते हो तो आपको पता ही होगा, या आप कभी घूमने वगैरह जाओ तो आप देखना इसमें पानी डालना है, झट से पूरा पानी सोख लेगी, आपको पता ही नहीं लगेगा कि पानी गया कहाँ, है ना। इस प्रकार की ये मृदा है, यानी इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत कम है। तो ऐसी मृदा में वही फसलें उगाई जा सकती है जिनको कम पानी की जरूरत है। तो कम पानी की जरूरत कौन सी फसलों को होती है? सरसों को? बिल्कुल नहीं, है ना। चावल को? बिल्कुल नहीं। किसको? तो भाई बाजरे को, दलहन जो दालें वगैरह, उनको कम पानी की जरूरत होती है। गवार हो गया, है ना, जो गवार का गुआर हो गया, और चारे वाली फसलें वो यहां पर उगाई जा सकती है ना। अब आ जाता है काली मृदाएं। क्या? काली मृदा। तो काली मृदा भारत की तीसरी सबसे बड़ी प्रमुख मृदा है। एक नंबर पर क्या आएगी? जलोढ़ मृदा, दूसरे नंबर पर लाल मृदा, और तीसरे नंबर पर क्या आ गई? काली मृदा। इस प्रकार से ये याद भी आपको रखना है कि कौन से नंबर पर कौन सी मृदा आती है, कम से कम 2-3 तो आप याद ही रख लेना। तो ये इस काली मृदा को क्या कहा जाता है भाई? इसको रेगुड़ या रेगुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस मृदा को रेगुड़ या रेगुर भी कहा जाता है। क्या? रेगुड़ या, माफ कीजिएगा, रेगुर भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगुर। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में, फिर भी मैं आपको बता दूं। और इस मृदा में सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है? कपास। क्यों उगाया जाता है? क्योंकि कपास जो है उसमें ऐसा होना चाहिए कि पानी जो है उसको, कपास को चाहिए, और इस काली मृदा में जो पोषक तत्व होते हैं, लावा युक्त ये भूमि होती है, तो वो पोषक तत्व चाहिए कपास को। तो कपास जो है मुख्य मृदा, मुख्य फसल होती है काली मृदा की। कल को आपको आजकल यूपीएससी में से क्वेश्चन पूछने की बहुत वो है, आप क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड चल रहा है कि वो दे देगा कि एक ऐसी मृदा जो लावा युक्त है, जिसे रेगुर भूमि कहा जाता है और जो कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इनमें से कौन सी मृदा है? लाल मृदा, लेटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, है ना, ऐसे। तो वो है काली मृदा। तो एक भी चीज आपके पकड़ में आ गई तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। पूरी मृदाओं में लगभग 15% क्षेत्र जो है इस मृदा का पाया जाता है, काली मृदा का, और इसमें लावा युक्त भूमि रही है, मैंने बताया, क्योंकि ये भारत के उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर क्या है? लावा युक्त भूमि जहां पर देखने को मिल जाती है। जैसे प्रायद्वीपीय पठार है, तो उसमें जो दक्कन का पठार है ना, वहां पर ये मृदा मुख्य रूप से देखने को मिल जाती है, जिसमें थोड़ा बहुत गुजरात का वाला क्षेत्र आ जाता है, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र आ जाता है, पश्चिमी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र आ जाता है, उत्तर पश्चिमी आप कहो कि प्रदेश वाला क्षेत्र इसमें आ जाता है, कर्नाटक इसमें आ जाता है, तमिलनाडु, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का छोटा मोटा और झारखंड का भाग इसमें आ जाता है। राजमार्ग की पहाड़ियों में भी कहीं कहीं पर इसका विस्तार है। इस प्रकार से काली मृदा एक होती है। इसका रंग हल्के से लेकर गाढ़े काला तक हो सकता है, नहीं थोड़ी बहुत काली और एकदम इस प्रकार से गहरी काली भी ये हो सकती है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की इसमें प्रचुरता देखने को मिल जाती है। परंतु फिर देखो वही नाइट्रोजन और फास्फोरस और जैविक पदार्थ मतलब ह्यूमस, इसकी कमी इनमें पाई जाती है। यानी जैविक पदार्थ फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी तो हर मृदा में भारत में पाई जाती है। पर देखो कैल्शियम यहाँ इसमें है, लोहा भी अच्छा खासा है, एल्यूमिनियम भी है, पोटाश भी है, चूना भी इन मृदाओं में खूब ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है साहब, अब कौन सी मृदाएं आ गई? माफ करना, देख रहे थे काली मृदा। तो देखो ऐसे एक बाबा जी को आपने बैग पकड़ के, सर पकड़ के बैठे आपने देखा ही होगा, है ना। तो वो इन काली मृदा वाले बाबा जी की ही समस्या है। क्यों समस्या है? अधिकतर किसानों की, अगर आपने देखा होगा आत्महत्या की बात आपने जो देखी होगी, वो समस्या जो है वो कहां पर होती है? इन्हीं किसानों की समस्या है। काली मृदा के जो किसान है उन्हीं की ही समस्या ज्यादातर ये पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है इन किसानों के साथ में? क्योंकि देखिए ये जो क्षेत्र है इसमें ये लोग किसान करते हैं कौन सी खेती? इसमें ये कैश क्रॉप्स उगाते हैं, नकदी फसलें जो है ये उगाते हैं, और ज्यादातर खास तौर से ये उगाते हैं कपास। अब इस कपास का सिस्टम ये है कि अगर आपकी फसल अच्छी हो गई तो बल्ले बल्ले है, और अगर आपकी फसल खराब हुई, जैसे बारिश गलत टाइम पे हो गई या नहीं हुई, इस प्रकार से अगर थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो ये पूरी कपास जो है वो
सुपड़ा साफ इसका हो जाता है और किसान एकदम घाटे में जाते हैं। और नकदी फसल उगाने के लिए फिर इनको उर्वरक लाना पड़ता है, अच्छे अच्छे बीज लाने पड़ते हैं महंगे महंगे, इसके लिए फिर ये लोन ले लेते हैं और फिर जब फसल खराब तो लोन चुका नहीं पाते हैं और इसलिए फिर इनको एक किस्म इनके पास मार्ग बच जाता है आत्महत्या का। हालांकि आत्महत्या कोई मार्ग नहीं कह सकते हम, परंतु क्या है, बेचारे गरीब हैं और परेशान रहते हैं तो क्या कर सकते हैं। हालांकि सरकार भी प्रयास करती है ऐसा करने से, और जो अपनी आपको कि समाज है उनको भी आगे आना चाहिए ऐसे किसानों की हेल्प करने के लिए। देखो इसकी एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आपको ये दरारें दिख रही है, इसमें ये दरारें दिख रही है आपको। हाँ, तो इस काली मृदा की ये मुख्य विशेषता है कि इसमें ये दरारें पाई जाती है। इसमें ये सेल्फ क्रॉप इस होना इसे कहते हैं, यानी आप कहो कि इसमें स्वतः सस्यन की समस्या आप कहो कि विशेषता इसमें पाई जाती है, यानी खुद ही जो है जब ये सूख जाती है तो इस प्रकार दरारें पड़ जाती है ना। तो ऐसा लगता है कि किसी ने इसमें बुआई करी है ना। ठीक है साहब, समझ गए, आगे चलो। माफ कीजिएगा गाइस, बार बार स्लाइड्स अपने आप आगे बढ़ जा रही है, होता है कभी कभी टेक्निकल। अब है पर्वतीय मृदा। तो पर्वतीय मृदाएं कहाँ पर पाई जाएंगी? तो पर्वतीय मृदा पाई जाएंगी भाई जो हिमालय की घाटियां हैं, उनका जो ढलान वाला क्षेत्र है, देखिए ये है तो इनका ढलान वाला ये गिरिपाद वाला क्षेत्र है, इनमें ये पर्वतीय मृदाएं पाई जा सकती हैं। लगभग 5.5% में भारत की ये मृदाएं पाई जाती हैं। और ये दोमट प्रकार की मृदाएं हो सकती है, पोरजोल मृदाएं हो सकती है, और आप कहो तो अम्लीय और ह्यूमस की इनमें निम्नता पाई जाती है। यानी ह्यूमस तो देखिए इनमें देखने को नहीं मिलेगा, ये अम्लीय मृदाएं पाई जाती है। इन मृदाओं में कौन सी फसलें उगाई जा सकती है? तो भाई मक्का उगाया जा सकता है, चावल उगाए जा सकते हैं, कुछ फलियां उगाई जा सकती है, फल उगाया जा सकते हैं, चारे वगैरह, चारे की जो खेती है वो यहाँ पर की जा सकती है पर्वतीय मृदाओं में। अगली आती है लवणीय और क्षारीय मृदाएं। अब देखो लवणीय और क्षारीय मृदाएं, ये वास्तविकता में लवणीय और क्षारीय मृदाएं है नहीं है, परंतु होता क्या है, जहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या पाई जाती है। क्या? वाटर लॉगिंग। अब ये क्या होता है भाई, जल भराव की समस्या जहां पर पाई जाती है ना, वहां पर ये देखने को मिलती है। यानी देखो ऐसा क्षेत्र जहां पर वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है, यानी वाष्पीकरण जो है, वाष्पीकरण जहां पर अत्यधिक मात्रा में होता हो, ठीक है, वहां पर अगर इस प्रकार का पानी भर दिया जाए, वहां पर अगर जल भराव कर दिया जाए ना, तो फिर क्या होगा, इस प्रकार की मृदाओं का निर्माण होता है। होता क्या है कि अगर जहां पर कहीं पर अत्यधिक मात्रा में पानी भर दिया जाए या वाटर लॉगिंग की समस्या जहां पर हो जाती है इस प्रकार से, तो वहां पर क्या होता है, केशिका क्रिया के द्वारा जो लवण होते हैं ना, सोडियम के, पोटेशियम के, है ना, इस प्रकार के जो लवण होते हैं वो केशिका क्रिया के द्वारा ऊपर आ जाते हैं और ऊपर आके फिर वो जमा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा इस पूरे खेत में। तो क्या होगा, इस खेत में पहले पानी भरा हुआ होगा, है ना, और उसके बाद में क्या हुआ होगा, वो पानी जब सूख जाता है तो इस प्रकार से ये लवण ही रह जाते हैं, सोडियम के, पोटेशियम के, इस प्रकार के ये लवण यहाँ पर रह जाते हैं। अगर आपने भी देखा होगा अपने खेतों में कहीं, अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं तो वहां पर अगर पानी भर दिया जाता है बहुत दिनों तक और उसके बाद आपको ये ऊपर ये व्हाइट व्हाइट से दिख रहा होगा, वो लवण ही होता है। तो यही इसकी समस्या है वास्तविकता में, ये कोई मृदा का प्रकार ना होकर ये मृदा की एक समस्या है ना, अगर वास्तविकता में देखा जाए तो, है ना। तो ये है लवणीय मृदाएं। ठीक है साहब, इसको रेह कह सकते हैं, कल्लर, ऊसर भूमि। ऊसर मतलब जो उर्वर है, उर्वर का उल्टा होता है ऊसर, है ना, यानी एक उर्वर भूमि होती है उसके उल्टा ऊसर भूमि होती है। राकर, धुर, कार, चौपन, इस प्रकार से भी इसे कहा जाना जाता है लवणीय और क्षारीय मृदाओं को। ये मुख्यतः राजस्थान वाला क्षेत्र हो गया, हरियाणा, पंजाब। देखो हरियाणा पंजाब में नदियां वगैरह खूब है ना, खासकर से पंजाब वाले क्षेत्र में। और वहां पर क्या है कि अब ये यहाँ पर वाष्पीकरण खूब अधिक मात्रा में होता ही है और नदियों का पानी खूब है, तो ये भर देते हैं किसान खेतों को और उसके बाद में ये केशिकत्व की क्रिया के माध्यम से ये आ जाते हैं ऊपर लवण, जिसकी वजह से फिर ये भूमि धीरे धीरे बंजर होती चली जाती है ना, और नमी धारण करने की क्षमता इसमें कम होती है। साथ ही साथ अगर इनकी बेहतर सिंचाई व्यवस्था करें, चूना और जिप्सम का इस्तेमाल करें, है ना, और साथ ही साथ कुछ बरसीम, ढेंचा, इस प्रकार की अगर हम फसलें उगाएं तो इस जो भूमि है, इस भूमि की समस्याओं को, इस मृदा की समस्याओं को समाप्त भी किया जा सकता है। लगभग 1.29% क्षेत्र पर ये मृदाएं भारत में पाई जाती हैं। ठीक है साहब, हमने देख ली लवणीय मृदाएं जिनमें वाटर लॉगिंग की समस्या होती है, वो है लवणीय मृदाएं।
ठीक है, देखिए इस प्रकार से यहाँ पर पानी भर गया होगा, है ना, इस प्रकार से पानी भरा हुआ है और इस पानी भरने में बाद में पानी जब सूख जाएगा तो यहाँ पर लवण जो है वो ऊपर आ जाते हैं। अगली है पीट और दलदली मृदाएं, माफ कीजिएगा, आगे है पीट और दलदली मृदाएं। तो ये कौन सी मृदाएं होती है भाई? ये ऐसे वाले क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर वर्षा जो है वो अधिक मात्रा में होती है और वर्षा का जो जल है उसको बहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है, इसलिए वो एक जगह जल भराव हो जाता है। इस प्रकार से दलदली मृदाएं आपने देखी होगी। ये मृदाएं जो है वर्षा काल में एकदम जलमग्न होती हैं। चावल की खेती इन मृदाओं में अच्छी मात्रा में की जा सकती है। इन मृदाओं में जैविक पदार्थों की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, पानी भर जाएगा। और देखो ये उन क्षेत्रों में नहीं पाया जाएगा जहां पर वाष्पीकरण अधिक होता है ना, ये उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है ना वहां पर ये पाए जाएंगे, क्योंकि वहां पर जल का भराव है, वाष्पीकरण ज्यादा हो नहीं रहा, तो पानी यहाँ पर भरा भरा रहेगा। फिर क्या होगा, इसमें देखिए ये वनस्पति आपको जो दिख रही है, ये वनस्पति क्या होगी, पानी के अंदर पड़ी पड़ी गल जाएगी और जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें एक बढ़िया ह्यूमस का निर्माण हो जाएगा, जैविक पदार्थों का निर्माण इसमें हो जाएगा, है ना। इनमें फास्फेट और पोटास की तो कमी हालांकि पाई जाती है, परंतु जैविक पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है इन दलदली भूमियों में। केरल के कोट्टायम या अलापुआ, जिन्हें आप अलापुझा नॉर्मली कहते हो, तो वो अलापुझा नहीं, वास्तविकता में से अलापुआ ही कहते हैं, है ना, उसका प्रोनाउंसिएशन होगा। कोट्टायम और अलापुआ जो जिले हैं वहां पर ये पाई जाती है। और कहाँ पाई जाएगी, तो भाई सुंदरवन का जो डेल्टा है वहां पर ये पाई जाती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों का जो डेल्टा है वहां पर, क्योंकि जल भराव वाला क्षेत्र तो है भाई, है ना, डेल्टा वाले क्षेत्रों में तो पानी भरा ही रहेगा, तो वहां पर ये मृदाएं पाई जाती है। साथ ही साथ कच्छकारो रन क्षेत्र है, वहां पर भी ये मृदाएं पाई जाती है। जैसे क्या हो गया भाई, ये सुंदरवन वाला क्षेत्र यहाँ पर आ गया, है ना, ये गोदावरी, कृष्णा, यहाँ पर कावेरी नदियों का हो गया, ये कच्छ का रन वाला जो क्षेत्र हो गया, यहाँ पर भी ये मृदाएं खूब ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। अब देखो ये मृदाएं हमने सारी देख ली, लाल देख ली, जलोढ़ देख ली, काली मृदाएं देख ली, लवणीय मृदाएं देख ली, लेटराइट मृदाएं देख ली, लाल मृदाएं देख ली, इनकी विशेषताएं हमने देख ली। अब देखते हैं कि भारतीय मृदाओं की समस्याएं क्या है, मुख्य मुख्य समस्या। तो भाई जो दुनिया की मृदा की समस्या है वो भारतीय मृदाओं की समस्या। एक तो मृदा ऊपर अपर्दन होने लगता है। मृदा अपर्दन क्या होता है, ये मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफिक सीरीज में आपको बताया रखा है अच्छे से। परंतु क्या हुआ भाई, मिट्टी का जो ऊपरी आवरण है अगर वो हट जाए तो उसे क्या कहते हैं, मृदा अपर्दन कह देते हैं, है ना। और ये मृदा अपर्दन अलग अलग प्रकार का हो सकता है। कैसे भाई, एक थोड़ा सा जो है ऊपर वाला पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा अपना खेत है, इसका जो ऊपर वाला भाग है वो पूरा ऊपर हल्का हल्का जो है वो यहाँ से धुल के चला गया अधिक बारिश की वजह से, इस प्रकार से, है ना, जिसे हम कह देते हैं शीट अपर्दन। उसके बाद में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी ऐसे प्रकार की गलियां से बनने लगे, जिसको क्या कहेंगे हम, नाली अपर्दन कह देंगे। और अगर इस प्रकार से बड़ा बड़ा इस प्रकार से अपर्दन होने लगे, है ना, तो उसे हम क्या कह देंगे, गली अपर्दन या अवनालिका अपर्दन या महाखड्ड अपर्दन जिसे हम कहने लगते हैं, ठीक है ना। अब ये जल के द्वारा हो सकता है या वायु के द्वारा अपर्दन हो सकता है। ये जल के द्वारा अपर्दन किस प्रकार से होता है, वायु के द्वारा अपर्दन किस प्रकार से होता है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं, है ना। अब देखें तो भारत में सबसे प्रमुख कारण क्या है मृदा अपर्दन के, तो एक तो वनोन्मूलन, वनों को तो काट दे रहा आदमी। पेड़ उगा है 20 साल पहले से, पेड़ 20 साल पहले से कहीं जगह किसी जगह पर है ना, ये पेड़ कहीं पर 20 साल पहले से उगा हुआ है और यहाँ पर कोई दीवार बनाई है, क्या बनाई है, यहाँ पर कोई दीवार बनाई है, इस पेड़ को काट देंगे कि भाई ये पेड़ जो है अपनी जड़ों से दीवार को तोड़ देगा। भाई दीवार पहले आई है कि पेड़ पहले आया है ना, तो इस प्रकार का काम होता है। ये काम आपको नहीं करने देना, पर मैं किसको कह दूं मेरे घर में ही दीवार को बचाने के चक्कर में पेड़ काट दिए तो, है ना, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मेरी चलती होती तो मैं ये पेड़ कतई नहीं काटने देता, चाहे वो मेरी दीवार टूट जाती, क्योंकि दीवार से ज्यादा पेड़ इंपॉर्टेंट है। पेड़ रहेंगे तो दीवारें और बन जाएंगी, नहीं तो क्या करोगे ऐसी दीवारों का जब पेड़ ही नहीं देगा तो, है ना। इस प्रकार से और अगर हम देखें तो अत्यधिक चराई, भाई एक छोटा सा अपना खेत है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के 100 गायें चराने में लगा दिए, है ना, अत्यधिक चराई हो गई वहां पर। जैसे आपने कभी भेड़ों को चरते हुए देखा है, भेड़ें क्या करती हैं, मुंह से तो खाई जाती है जो ऊपर ऊपर दिखता है, ये पैरों से खुरों से खोद खोद के भी जो है वो घास वगैरह को खा जाती है। अब जब घास वगैरह को खा गया, वो घास वगैरह छोटे मोटे पौधे जो है वो मृदा को पकड़ के रखते हैं। अब जब घास वगैरह सब खा गए, वो उनके बहुत आने जाने से खुरों से जो मृदा है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है। अब उसमें अगर थोड़ा सा भी पानी आया तो वो बहा कर ले जाएगा, अगर थोड़ी सी भी हवा चली तो फिर वो मृदा का अपर्दन होना लाजमी है। और कृषि कार्यों के लिए अवैज्ञानिक भू उपयोग किया जाता है। भाई एक ही प्रकार की जो खेती बार बार करी जा रही है, एक ही प्रकार की फसल बार बार उगाई जा रही है, इस प्रकार की चीजों ने भी मृदा अपर्दन को बहुत बढ़ावा दिया है।
मरुस्थलीकरण के संदर्भ में 2011 में अपने यहाँ एक चौथी राष्ट्रीय रिपोर्ट आई, उसके अनुसार भारत का कुल 32% क्षेत्र जो है ना, वो हमारे यहाँ भूक्षरण से प्रभावित है, यानी लैंड डिग्रेडेशन। क्या? लैंड डिग्रेडेशन जो है उससे प्रभावित है। अपनी लगभग 32% भूमि जो है वो, इसमें राजस्थान देखो, जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सर्वाधिक जो है वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। मृदा क्षरण भी दो प्रकार का हो सकता है। कौन सा? एक हो सकता है जलीय अपर्दन और एक हो सकता है वायु अपर्दन। तो वही जलीय अपर्दन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, थोड़ा थोड़ा होता है, सतही अपर्दन होता है, फिर क्षुद्र सरिता, छोटी छोटी पतली पतली सी जो होती है, और अगर गहरी हो जाए तो जिसे क्या कहते हैं, गड्ढों का निर्माण हो जाता है, जिसे अवनालिका अपर्दन भी कहते हैं। और अवनालिका अपर्दन का मैं एग्जाम्पल आपको हजारों बार दे चुका हूँ। चंबल घाटी का उदाहरण जो है वो अवनालिका अपर्दन के लिए फिट बैठ जाता है ना। परंतु सिर्फ चंबल घाटी में ही अवनालिका अपर्दन नहीं होता। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम और पूर्वी घाट है, वहां पर भी खूब अवनालिका अपर्दन होता है। देखिए इस प्रकार से अब अपर्दन हो सकता है ना, छोटा मोटा शीट अपर्दन हो गया, ये रील अपर्दन, हल्की हल्की देखिए नालियां से दिख रही है। गली अपर्दन मतलब ये गहरे गहरे होगी, देखिए इस प्रकार से, है ना। ये क्या हो रहा है? ये अपर्दन ही है। ये आपको हल्का हल्का दिख रहा है यहाँ पर, देखिए ये छोटा छोटा, ये है रील अपर्दन। ठीक है साहब, आगे आ जाते हैं। अब है वायु अपर्दन। वायु अपर्दन में क्या होगा? माफ कीजिएगा, वायु अपर्दन में क्या होगा? होना क्या है? इस प्रकार से देखो, हवाएं चलती हैं, आंधियां चलती हैं, और अगर ये मृदा जो है वो लूज है ऊपर से, है ना, तो क्या होगा? अगर इसके ऊपर जो है अच्छे से आवरण नहीं है वनस्पति का, तो फिर ये वायु की वजह से कटाव इसका होना लाजमी है। और ये कहाँ होगा भाई? जहां पर वनस्पति नहीं होगी। वनस्पति कहाँ नहीं होती? तो जो भी शुष्क भाग है भारत के, वहां पर वनस्पति नहीं पाई जाती है, तो वहां पर ये वायु अपर्दन ज्यादा होगा। जहां पर मोटे कणों वाली मृदा पाई जाती है, वहां पर ये अधिक मात्रा में होता है। तो ये कहाँ पाया जाता है भाई? राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश का नेल्लूर और गुंटूर वाला क्षेत्र है, विशाखापट्टनम का क्षेत्र है, वहां पर इस प्रकार से अपर्दन पाया जाता है ना। सर्वाधिक प्रभावित कौन सा, अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो भाई चंबल है, और उसके सहायक नदी वाला जो क्षेत्र है वो है चंबल, और यमुना का दोआब है वो है। शिवालिक का जो दक्षिणी ढाल है, जो दक्षिणी ढाल है शिवालिक का, ये वाला ढाल जो है इससे प्रभावित है ना। लघु और वृहत हिमालय वाला भी इससे प्रभावित है। छोटा नागपुर का पठार जो है वो इससे प्रभावित है। गुजरात खंबात की खाड़ी जो है इससे प्रभावित है। किससे? वायु अपर्दन से, या आपको कि अपर्दन से जो है वो प्रभावित है। लगभग पूरा भारत ही अपर्दन की समस्या से प्रभावित है। और क्या समस्या है भारतीय मृदाओं की? घटती भी उर्वरता भी है। होता क्या है कि भारत में सैकड़ों साल हो गए एक जैसी ही फसलें उगाई जाते हैं भाई, गेहूं चावल, गेहूं चावल, गेहूं चावल, गेहूं चावल, ये उगाते हैं। उससे क्या होता है? एक ही प्रकार की फसलें उगाने से मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है। एक बार आपने गेहूं उगा लिया, अगली बार आप बाजरा उगाओ, उसी खेती में ग्वार उगाओ, सरसों उगाओ, अलग अलग प्रकार की चीजें उसमें उगाते रहो। आप कहो कि उसमें आप दलहन उगाओ, है ना। उससे क्या होगा कि अलग अलग प्रकार की फसलें उगती जाएंगी, और ये दलहन, ग्वार, इस प्रकार की फसलें होती है ना, लेग्यूमिनस जो बैक्टीरिया वाली, उनसे होता क्या है कि फसल जो है, या आपको की भूमि जो है उसकी उर्वरता बनी रहती है, क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते रहते हैं। इसलिए जो वैज्ञानिक फसल चक्र अपनाया जाता है ना, उसकी वजह से भी भारत में ऐसा होता रहता है भाई। इसको कम से कम 1 साल के लिए जो है पृथ्वी भी छोड़ना चाहिए, ताकि वो अपनी उर्वरकता वापस हासिल कर सके। ये सब समस्याएं हैं। जल भराव की समस्या अपने यहाँ है। जल भराव की समस्या हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वाटर लॉगिंग की समस्या इस प्रकार से, जो जब मैंने आपको क्षारीय मृदाएं और लवणीय मृदा पढ़ाई थी, तब इस प्रकार से पानी का भराव हो जाता है। इसकी वजह से क्या होगा? वही लवण जो है ऊपर आके जम जाते हैं इसमें, है ना। हवा का जो मृदा का जो हवा का सामान्य चक्र है वो बाधित हो जाता है, क्योंकि अब हवा इसमें आती जाती रहनी चाहिए ना मृदा में। इसमें जो जीव रहते हैं उनको हवा तो चाहिए। अब ये जल भर गया है इसमें, तो उधर हवा जाएगी नहीं, और उसके जो रंध्र है मिट्टी के वो बंद हो जाएंगे। उसकी वजह से फिर ये धीरे धीरे बंजर होती चली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें बढ़ने लगती है, और ये फसल अम्लीय होने लगती है ना। उत्तर भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र इससे प्रभावित है। देखिए इस प्रकार से क्या होगा, ये वाटर लॉगिंग की समस्या बनी रहेगी, और इस प्रकार से बाद में ये पानी जब उड़ जाएगा, तो इस प्रकार से जो आपको वाइट दिख रहा है ना, ये कोई पाला या बर्फ पड़ी हुई नहीं है, बल्कि ये नमक है। ये क्या है? लवण है ना। ये लवणीयता और क्षारीयता की समस्या है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता दूं। देखिए सफेद परत जो भिज जाती है, आपने भी अपने खेतों वगैरह में देखा होगा। ये जो कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम के जो लवण है, वो आके इसमें फिर ऊपर जमने लग जाते हैं। इस पानी की वजह से क्या होता है? मृदा का जो वायु अवकोश होते हैं ना, वो वायु अवकोश जल से भर जाते हैं, है ना। ठीक है, देखिए यहां से क्वेश्चन भी यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है 2011 में। ये पीवाईक्यू ही है। क्या है
मृदा का लवणीय भवन यानी भाई लवणीय होना, मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही बात है। सिंचित भूमि पर लवणीय भवन का प्रभाव क्या पड़ता है, यानी जो सिंचित भूमियां हैं उस पर अगर उसका लवणीकरण हो गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर। ये फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि लाता है, बिल्कुल नहीं, उल्टा होगा। ये कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है, हाँ बिल्कुल बना देता है, पर ये इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है। ये भौम जल स्तर को ऊपर उठा देगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये मृदा के वायु अवकोशों को जल से भर देता है, हाँ तो ये इसका आंसर होगा। इस लवणीय भवन की वजह से क्या होगा, पानी जब उसमें भरा रहेगा और ये लवणीय भवन की वजह से मृदा के ऊपर ये जम जाएंगे और मृदा से वायु जो है उसका संचार मृदा में हो नहीं पाएगा। उसके अंदर जो जीव जंतु होंगे छोटे मोटे है ना, अर्थवॉर्म्स वगैरह, वो मर जाएंगे। ठीक है साहब। एक है अपने यहाँ मरुस्थलीकरण की समस्या। तो देखिए मरुस्थलीकरण क्या होता है, अक्सर लोगों को लगता है, क्या लगता है कि जब भी मरुस्थलीकरण की बात होगी तो इस प्रकार के कोई आपको सीन देखने को मिलेगा, है ना। ये क्या है, मरुस्थल। मरुस्थल का मतलब क्या होता है भाई, जहां पर वाष्पीकरण अधिक होती है और वर्षा कम होती है। और इसमें क्या होता है भाई, ये क्या होता है, बंजर भूमि होती है ना, यहाँ पर खेती थोड़ी हो सकती है। तो इस बंजर भूमि की चीज को आप पकड़ो। मरुस्थलीकरण में क्या होता है, ये आसपास का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो उसका विस्तार होने लगता है, इसे ही कहते हैं मरुस्थलीकरण। जैसे राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है वो अगर उसके पूर्वी की ओर बढ़ने लगे, है जैसे ये अपना राजस्थान है, इस राजस्थान में ये अरावली है, इस अरावली के पश्चिम में क्या है, ये थार का मरुस्थल है। ये क्या है, थार मरुस्थल है। परंतु अब क्या हो रहा है कि इसके आसपास में जैसे अरावली है, अरावली से को खोद दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है, या आप देखो तो इसमें जो पेड़ उगे हुए थे हल्के फुल्के, उन पेड़ों को काट दिया जा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो मरुस्थलीकरण है धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, इस प्रकार से ये आगे बढ़ता जा रहा है ना। तो ये है मरुस्थलीकरण की समस्या। और मरुस्थलीकरण को हम देखें तो सिर्फ मरुस्थल का आगे बढ़ना ही सिर्फ मरुस्थलीकरण नहीं है। जो अपने पास भूमि है, जो मृदा है, जो भूमि है, अगर उसका क्षरण होने लगे, यानी अब वो खेती करने लायक ना रह गई हो, है ना, उसका आप कहो कि संगठन ही पूरा बदल गया हो, तो वो भी मरुस्थलीकरण का ही एक तरीका होता है। इस तरीके से देखो इंसानों ने मरुस्थलीकरण कर दिया है, ये खुदाई कर दी, पेड़ों को काट दिया, है ना, आग लगा दी। ये देखिए क्या है, जो हमारी जल स्रोत है वो सूख गए हैं, है ना, अतिचारण वगैरह करा देते हैं, ये देखिए, है ना, इस प्रकार की खेती अवैज्ञानिक तरीके से की जा रही है, अतिचारण की समस्या आप देख सकते हैं। तो ये सब समस्याओं की वजह से अपने देश में मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा है। देखिए ये है ना डाउन टू अर्थ का, डाउन टू अर्थ, वहां से ये लिया गया है। क्या है, मरुस्थलीकरण से प्रभावित राज्य सबसे ज्यादा कौन है भैया, राजस्थान। देखिए आप 62.90% क्षेत्र जो है इसका प्रभावित है राजस्थान में, है ना। उसके बाद देखो तो गुजरात भी प्रभावित है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, झारखंड है। झारखंड तो सबसे ज्यादा देखिए, यहाँ पर नागालैंड है, त्रिपुरा, तो कोई देश अछूता नहीं है। दिल्ली देखिए, हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, तो सब मरुस्थलीकरण से प्रभावित है। मरुस्थलीकरण मतलब वो रेत रेत होना मरुस्थलीकरण नहीं है, डिग्रेडेशन होना, ये मरुस्थलीकरण है ना। देख सकते हैं आप यहाँ पर लगभग 28% पूरा क्षेत्र जो है अपना वो इस मरुस्थलीकरण की समस्या से जूझ रहा है, या लैंड डिग्रेडेशन की समस्या से जूझ रहा था। 2003 से लेकर 5 के बीच में, 18-20 में अगर देखें तो लगभग 29% क्षेत्र, आप 30% इसे कह सकते हो, लगभग 30% क्षेत्र जो है भारत का वो डेजर्टिफिकेशन की समस्या से जूझ रहा है। एग्जाम में करें या आपको कोट करना हो तो ये आप कोट कर सकते हो डेटा, है ना। डेजर्टिफिकेशन वाटर इरोजन की वजह से हो रहा है, वेजिटेशन की कमी की वजह से हो रहा है, विंड इरोजन की वजह से हो रहा है ना, यानी कि जल अपर्दन की वजह से, वायु अपर्दन की वजह से जो वनस्पति है उसके आवरण को हटा दिया जा रहा है, उसकी वजह से भी डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा देखिए राजस्थान में होकर झारखंड इस समस्या से जूझ रहा है, फिर राजस्थान है, दिल्ली, गोवा, गुजरात इस समस्या से जूझ रहे हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आती है, यहाँ पर आपको ये कुछ दिख रहा होगा, ये क्या है, UNCCD। तो आप कहोगे सर ये UNCCD क्या है, तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए 1992, इस 1992 में आप क्या हुआ था, आप कहोगे सर आप ही बताओ क्या हुआ था। तो इस 1992 में हुआ था अर्थ समिट, जिसे कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन। कहां हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये तो वैसे आपको पता ही होना चाहिए, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसमें मुख्यतः देखा गया है कि भाई
पर्यावरण से संबंधित चीजों पे इस पे चर्चा होनी थी, है ना। और इसमें इसका आउटकम होता है भैया रियो डिक्लेरेशन कर दी जाती है, एजेंडा 21, इसी से जाके बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आता ना, जिसे कहते हैं सतत विकास, तो सतत विकास की संकल्पना यहीं से निकल के आती है। अब इसमें इस रियो सम्मेलन में इसके 3 मुख्य मुख्य आप कहोगे उत्पाद होते हैं, यहाँ 3 बच्चे होते हैं। उसमें एक होता है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो आप समझते हैं ना COP21, COP27, ये आपको जो आपको जो सुनने में को मिलता है, हाँ। COP27 कहाँ पर हुआ था? तो ये शर्म शेख में हुआ था। COP28 कहाँ पर हुआ है? तो ये UAE में हुआ है ना। और ये UNFCCC हो गया। उसके बाद एक था UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, है ना, एक ये था। और क्या था? एक था UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो इसकी चर्चा हमें करनी है, UNCCD की, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये 1994 में साइन करने के लिए रखा गया। और भारत ने इसमें कब साइन कर दिया? 1996 में भारत ने इसमें साइन कर दिया था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। भारत इसका भी हस्ताक्षर करता है, इसका भी और इसका भी, तीनों का हस्ताक्षर करता है भारत। इस UNCCD में क्या दिया गया है? तो डेजर्टिफिकेशन से लड़ने के लिए, यानी मरुस्थलीकरण से लड़ने के लिए क्या प्रयास करेगा जो है विश्व समुदाय, वो चर्चा इसमें करी गई है। 1994 में सिग्नेचर के लिए ओपन हुआ, भारत ने 1996 में इस पर साइन कर लिया और फिर सब देशों ने भी कर दिया, तो 1996 में जो है ये फोर्स में आ जाता है। क्या इसके आप कहो कि इसके मुद्दे क्या हैं? तो यानी सूखा, ड्रॉट्स और डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण जो है इससे लड़ने के लिए ये मुख्यतया काम करता है। भारत, माफ कीजिएगा, हाँ, 1996 में भारत ने हस्ताक्षर इसमें कर दिए। भारत में इसको देखने के लिए कौन नोडल एजेंसी है? तो वो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, SMA एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ही होती है। तो इसके बारे में हमने हल्की सी एक जानकारी हासिल कर ली है UNCCD के बारे में। अगर हम कहें तो इसकी जो COP14 है वो 2019 में दिल्ली में ही हुई थी, है ना। दिल्ली में ही 2019 में COP14 इसकी UNCCD की हुई थी। और एक और चीज है इसमें, बॉन चैलेंज। बॉन चैलेंज जो है वो किससे संबंधित है? तो आप कहना सर UNCCD से ही है, मरुस्थलीकरण से ही संबंधित है। एक है बॉन कन्वेंशन, तो आप कहोगे सर दोनों एक ही है? नहीं, बिल्कुल दोनों एक नहीं है। बॉन कन्वेंशन है जो माइग्रेटरी स्पीसीज होती है ना, उनके देखरेख के लिए है ना। जो माइग्रेटरी स्पीसीज यानी एक जगह से जो प्रवासी प्रजातियां जो होती है ना, पक्षी वगैरह की, उनके लिए है ये बॉन कन्वेंशन। और बॉन चैलेंज है मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए बॉन चैलेंज है, ये हमने देख लिया। अब है इस मृदा का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है ना। तो किस प्रकार से मृदा का संरक्षण किया जा सकता है भाई? एक तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी फसल विविधीकरण। क्या करना चाहिए हमें? फसल विविधीकरण करना चाहिए। अब फसल विविधीकरण के नाम से आप समझ रहे होंगे कि इसका मतलब क्या होगा। मतलब एक ही जैसी फसलें मत उगाओ बार बार। एक बार आपने गेहूं उगा लिया तो अगली बार आप सरसों उगाओ, अगली बार आप वहां पर चना उगाओ, है ना। एक बार अगर आपने बाजरा उगा लिया तो एक बार ग्वार उगाओ, मूंग उगा दो। इस प्रकार से आपको काम करना चाहिए। उसको जैसे क्या होगा, अपना जो मृदा है उस मृदा को अपनी उर्वरता हासिल करने का वक्त मिल जाता है ना। माफ कीजिएगा, ये हो गया क्रॉप रोटेशन। ये क्या हो गया? क्रॉप रोटेशन। ये क्या है? फसल चक्रण, अभी जो मैं आपको बताया। और ये फसल डाइवर्सिफिकेशन है, फसल विविधीकरण का भी मतलब यही है कि एक जैसी फसल आपको नहीं उगानी है, अलग अलग प्रकार की फसलें आपको उगानी है ना। क्रॉप रोटेशन मतलब एक चक्र के अनुसार आपको वो फसलें उगानी चाहिए कि एक बार चावल उगा दिया, है ना, फिर उसमें कुछ और उगा दो, गन्ना उगा दो, या फिर कुछ और उगा दो। एक बार गेहूं उगा दिया, गेहूं उगाने के बाद एक बार उसमें आप चना उगा दो, एक बार सरसों उगा दो। इस प्रकार से आपको उगाना चाहिए। एक है कवर क्रॉपिंग। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ये फसल है उगी हुई, तो आपको क्या करना है? इसको कवर कर देना है। किससे? जो भी आपके यहाँ जो वनस्पति का आवरण उपलब्ध हो आपको, जैसे जो पराली वगैरह होती है, तो उसको इस्तेमाल आप क्या कर सकते हो? मल्चिंग के लिए कर सकते हो। इसको क्या कहते हैं? इसे मल्चिंग भी कहा जा सकता है ना, कवर क्रॉपिंग, है ना। या आप इसे क्या क्या कह सकते हो? जैसे
फसलें हैं तो आपको देखा होगा तिरपाल वगैरह से उनको ढक दिया जाता है और फिर सिर्फ ऊपर ऊपर जो फसलें हैं वही निकलती रहती हैं वहां पर। आपने ऐसा देखा होगा। उसको जैसे क्या होगा कि वाष्पीकरण नहीं होगा, उनमें नमी बनी रहेगी और क्या होगा, और ये होगा कि भाई अगर हवा चल रही है तो उनका अपरदन नहीं होगा। एक क्या है फैलोइंग, यानी पृथ्वी छोड़ देना, यानी बेचारी भूमि को पृथ्वी छोड़ो 1-2 साल ताकि उसे अपनी उर्वरता हासिल करने का वक्त तो मिले। स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गया है ना, यानी कि आप इसको कह सकते हो कि इस प्रकार से फसलें उगाने के लिए ये हो गया कि यहाँ पर कुछ अलग फसल उग रही है, यहाँ पर कुछ अलग फसल है, यहाँ पर कुछ अलग फसल है। इस प्रकार से एक टेरेसिंग हो गया, यानी इसमें किस प्रकार की फसलें उगाई जाएगी, इस प्रकार से आपको फसलें उगा रही है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा किया जा सकता है। इसकी वजह से क्या होगा, मृदा अपरदन नहीं होगा, है ना, मृदा अपरदन नहीं होगा। शेपिंग प्लॉइंग किया जा सकता है, वाटर मैनेजमेंट किया जा सकता है कि अधिक मात्रा में पानी ना दिया जाए, जितनी जरूरत है फसल को उतना ही पानी दिया जाए। यानी कि आपके यहाँ नहर आ रही है तो इसका मतलब कि पूरे खेत को पानी का गपागप भर दो, नहीं भाई, उसमें बूंद बूंद वाली खेती का तरीका अपना सकते हो आप। स्प्रिंकलर आप जो है, स्प्रिंकलर्स जो है वो आप अपना सकते हो, ये सब आप उसमें कर सकते हो, है ना। जैसे कवर क्रॉप्स आप कर सकते हो इस प्रकार से। फिर ऑर्गेनिक मैटर आप उसमें ऐड कर सकते हो, जैसे ये जो किचन का लेफ्ट ओवर सामान रह जाता है वो आप डाल सकते हो। गोबर वगैरह जो है गाय वगैरह का वो आप उसमें डाल सकते हो, गाय भैंस जो भी आपके पास है वो आप उसमें डाल सकते हो, है ना, ये आप कर सकते हो। क्रॉप रोटेशन आप अपना सकते हो, अलग अलग प्रकार की खेती जो है आप कर सकते हो, है ना। ओवर ग्रेजिंग को आप रोकिए, यानी अतिचारण की समस्या जो है ना उसको आप निपटाइए। आप ऐसा कर सकते हो कि इस प्रकार से मान लीजिए ये अपना खेत है, इस खेत को 2-4 भागों में बांट दीजिए, कि मान लीजिए 4 भागों में बांट दिया। एक बार आप क्या करिए कि इसमें जो है महीने के 7 दिन आप इसमें चराई कर लीजिए। उसके बाद में क्या होगा, इसको आप छुड़वा दीजिए और अगली बार जो है अगले 7 दिन इसमें आप चराई कर लीजिए। फिर क्या करना, अगले 7 दिन जो है आप इसमें चराई करवा लीजिए, अगले 7 दिन आप इसमें चराई कर लीजिए। तो जब तक इसका वापस नंबर आएगा, है ना, तो उसको 21 दिन का समय मिल जाएगा ताकि ये अपने आप को वापस से रीग्रोथ कर पाएगी जो भी इसमें घास वगैरह है। तो अतिचारण की समस्या से आप इस प्रकार से बच सकते हो, है ना। इस प्रकार से टेरेसेस आप बना सकते हो। टेरेसेस सीढ़ीदार खेती ये पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है ताकि मृदा क्षरण रोका जा सके। ये है रेड्यूस टिलेजिंग। टिलेज का मतलब क्या हो गया भाई, फालतू की जो है वो भूमि को अतिरिक्त मात्रा में उसकी जुताई नहीं करो, है ना, अति जुताई नहीं करनी चाहिए उसकी, माफ कीजिएगा। अब तो मशीन आ गई हैप्पी सीडर। क्या हैप्पी सीडर, ये क्या हैप्पी सीडर क्या करती है कि मान लीजिए यहाँ पर जो है फसल के अवशेष आपके बचे हुए हैं, आपने जो है वो सरसों वगैरह काट ली और ये सब छोड़ दिया, यहाँ पर आपने चावल जो है वो काट लिया ऊपर से और जो धान की खेती है वो रहेगी। तो आपको क्या होगा, आपको ये सब उखाड़ने की और टिलेज करने की जरूरत नहीं है। हैप्पी सीडर मशीन क्या करेगी, इसके अंदर ही जो है वो बीज बोती जाएगी, आपको ये सब ऊपर हटाने की जरूरत ही नहीं है। अब ये जब आप ऊपर हटाओगे नहीं तो ये क्या करेगा, एक तो ये ऑर्गेनिक मैटर के रूप में काम करने लगेगा, तो ये खाद के रूप में बन के, उर्वरक के रूप में बन के ये काम करेगा, है ना। ऊपर से क्या करेगा, ये मल्चिंग का काम भी कर सकते हैं, है ना। और जब इसकी ज्यादा अधिक जुताई नहीं होगी तो इसका अपरदन भी नहीं होगा, चाहे वो जल अपरदन जल से हो कि वायु से हो, है ना। यही जो है हम अपना सकते हैं। जैसे कंजर्वेशन टिलेज जो है वो हल्का हल्का आपको टिलेज करना चाहिए। स्टिर क्रॉपिंग देखिए, इस प्रकार से अलग अलग आप परतों में जो है वो कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन आप अपना सकते हैं, कवर कर सकते हैं अपनी अपनी फसलों को। टेरेस फार्मिंग आप जो है कर सकते हैं, यानी जो आप छत वगैरह है वहां पर खेती कर सकते हैं। कॉन्टोर फार्मिंग आप देखिए, इस प्रकार से जो आप कर सकते हो, पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा होता है। तो इस प्रकार से हम मृदा का संरक्षण भी कर सकते हैं। तो ये मृदा वाला चैप्टर हमने देख लिया है बहुत अच्छे से। इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, प्रीलिम्स हो कि मेंस हो आप लिख सकते हो। अब कल को एग्जाम में आ जाए कि सरकार के द्वारा उठाए गए कदम बताइए, तो आप क्या कदम बताओगे, आप कदम बता सकते हो ना भाई। सूक्ष्म सिंचाई जो योजना है वो है ना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चल रही है। इस तमाम जो एग्जाम्पल आप जो है कुछ सोच से दिमाग के से आपने भी दे ही सकते हो। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से, टेलीग्राम पे अपना चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है और यहाँ से आप स्कैन भी कर सकते हैं। और भी आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।